आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स के बारे में। बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का टॉप जो 15 क्वेश्चन है पेपर 1 का टॉप जो 15 क्वेश्चन है उसका सीरीज स्टार्ट किया गया है। ये सीरीज का भाग तीसरा है। भाग 2 तक बहुत अच्छा से हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया था, जो मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि वीवीआई जो क्वेश्चन होते हैं वो भाग 2 तक हमने देखा था। कुल 8 प्रश्न हमने देख लिया था। भाग 2 तक में कितना प्रश्न देखा था? कुल 8 प्रश्न हम लोगों ने देखा था। और ये भाग 3 है, यानी कि भाग 3 में 8 से आगे हम लोग देखेंगे। ये टॉप 15 क्वेश्चन का ये सीरीज है, ध्यान रखिएगा। टॉप 15 क्वेश्चन का सीरीज है और इसमें से हम लोग भाग 2 तक यानी कि ये भाग 2 तक हम लोग देख लिए थे, यानी 8 गो क्वेश्चन देख लिए थे हम लोग। ये पेपर 1 का है। अब 8 से हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए ये भाग 3 अगर भाग 2 तक आप नहीं देखे हैं, अगर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा प्लेलिस्ट का लॉन्ग क्वेश्चंस का। बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन का प्लेलिस्ट होगा उसमें से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग क्वेश्चन का, उसमें से देख सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं, ये भाग 3 है, तो ये 9 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन को हमारा क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य के उदय के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डाले। क्या क्वेश्चन है? मगध साम्राज्य के उदय के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डाले। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रकाश डाले के जगह पर विवेचना करे भी रह सकता है कि मगध साम्राज्य के उदय के प्रमुख कारणों की विवेचना करें। या उदय के जगह पर उत्कर्ष भी हो सकता है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारणों की विवेचना करें। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाएगा, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। ये तो हम चैप्टर 7 में पढ़ाए हैं, इसके बारे में हमने चैप्टर 7 में बताया ये। इसको आपको खुद से आंसर लिखना है। अब खुद से क्यों आंसर लिखे? क्योंकि हमने पढ़ा दिया है। अब खुद से तो आंसर लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में खुद से ही लिखना पड़ता है। ध्यान रखिएगा एक बात को, एग्जाम में कैसे लिखना पड़ता है? खुद से ही। तो खुद से ही लिखने का प्रैक्टिस कीजिए इसको। इसके आंसर आपको खुद से ही लिखना है। आपको पता है कि टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिसको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं, और हम चेक करके वहां पर बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर इसको देखना है तो चैप्टर 7 में इसके बारे में पूरा बढ़िया से मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग पेपर 1 में चैप्टर 7 में पढ़े हैं। देखना है तो देख सकते हैं। और इसके बारे में हम थोड़ा बहुत आपको बताते भी हैं। देखिए क्या था मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो मगध कहां पर था? मगध साम्राज्य था कहां पर? बिहार वाला क्षेत्र। देखिए ये भारत का, और एक बात ध्यान समझिए, ये क्वेश्चन का हल करते समय ये भारत का मैप बना सकते हैं तो बना लीजिएगा और मगध उसमें दिखा दीजिएगा। तो भारत का मैप बनाना भी आपको सिखाए थे। देखिए कितना जल्दी भारत का मैप बन गया ना, कितना अच्छा बन गया। अच्छा क्या मतलब, हाँ ठीक ठाक बन गया ना बस। अब मगध यहाँ पर था, बिहार वाले क्षेत्र में। मगध तो बाद में बहुत फैलाव हुआ, शुरुआत में मगध यहीं पर था। शुरुआत में बस इतना ही विस्तार था। और इसमें इसका विस्तार कब से ज्यादा हुआ? जब बिंबिसार राजा बना। हर्यक वंश का जो प्रतापी राजा था, कौन था? बिंबिसार। उसके समय में ये मगध इधर विस्तार होने लगा, इधर अवंती की तरफ, और आगे आगे विस्तार होता गया। इधर अंग भी उसी में मिल गया। ये सब बहुत जो 16 को जनपद थे, कई जनपदों को अपने आप में मिला लिया। किसी से युद्ध करके मिलाता था, अगर पढ़े होंगे तो हम बताए भी हैं। किसी से युद्ध करता था, जिससे युद्ध करना होता था कि हाँ ये मानेगा नहीं, इसको युद्ध करना पड़ेगा, तो उससे बिंबिसार जो था युद्ध करता था। जिससे वैवाहिक संबंध बनाना होता था, जैसे किसी जो जनपद की राजकुमारी होती थी उससे शादी कर लेता था, वो भी जनपद किसमें मिल जाता था? उसका संबंधी हो जाता था। संबंधी मतलब उसका क्षेत्र विस्तार हो गया। या जिससे दोस्ती करना होता था, दोस्ती करके सबको अपने में मिला लेता था। तो ये था बिंबिसार। इसके बारे में चैप्टर 7 में बहुत अच्छा हम पढ़ाए हैं। अगर देखना है तो चैप्टर 7 देख सकते हैं। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाले। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाले, या विवेचना करे, या मुख्य विशेषताओं के बारे में बताएं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए यही क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के ये जो भवन निर्माण कला और नगर नियोजन के बारे में बताएं, या भवन निर्माण कला और नगर नियोजन पर प्रकाश डाले। ये ऐसे भी आ सकता है, विशेषता में ही आ सकता है। विशेषता और नगर नियोजन बात एक ही हुआ, तो ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने चैप्टर 4 में बहुत अच्छा से पढ़ाया है।
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चैप्टर 4 में बहुत बढ़िया से एकदम पढ़ाया है। पेपर 1 में बहुत बढ़िया से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये सब पेपर 1 की बात हो रही है, तो ये सब चैप्टर कहां पर मिलेगा? पेपर 1 वाला में देख सकते हैं। पेपर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, चैप्टर का क्लासेस का, जो क्लासेस का लिंक है वहां पर क्लिक कीजिएगा तो वो सारे चैप्टर उसमें है, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सिंधु घाटी के मुख्य विशेषता क्या क्या थी? उसका भवन निर्माण ही तो मुख्य विशेषता था। इतना अच्छा भवन बनाया गया था, इतनी चौड़ी सड़कें थी, और सड़कों का एक और मुख्य विशेषता था, एक दूसरे को समकोण पर काटता था। कैसे? समकोण जानते हैं, 90 डिग्री कोण पर काटता था, एकदम सीधा सड़क। हाँ, अपवाद में एक या दो गो लगभग दो गो नगर की जो सड़कें थी वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, बाकी सारे नगरों की सड़कें जो एकदम सीधी थी, बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें थी। और भवन निर्माण बहुत अच्छा था। वहां का स्नानागार, मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला है वो बहुत बड़ा था स्नानागार। फिर अन्नागार, अन्न रखने वाला, ये सब बहुत बड़ा था। यही सब विशेषता था। तो ये सब भवन निर्माण कला और उस सड़कों की विशेषता, सड़क बहुत अच्छे बनाए गए थे, नालियां बहुत अच्छी बनाई गई थी, ये सब बहुत अच्छा से हम बताए हैं। तो इसका भी आंसर आपको क्या करना है, खुद से लिखना है। चलिए अगला नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोतों का विवेचना करें। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोतों की विवेचना करें। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन का हमें क्या क्या स्रोत मिलते हैं, क्या क्या स्रोत मिलते हैं। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी आ सकता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें या साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ध्यान रखिए। तो इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा? भारतीय इतिहास का क्या बताना है इसमें? प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास हमें कैसे जानकारी मिलती है, उसका अध्ययन हम कैसे कर पाते हैं। हम लोग को तो बड़ा अच्छा से मिल जाता है प्राचीन भारतीय इतिहास। कैसे? पाषाण काल मिल जाता है, पाषाण काल बहुत अच्छा से मिल जाता है। और उसके बाद ये लाइन से ही मिलता है, पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, ये बहुत अच्छे सब, वैदिक काल, महाजनपद, ये सब बहुत अच्छा से हम लोग को मिल जाता है, मतलब लाइन से। लेकिन ये लाइन से कैसे हुआ, उसका स्रोत क्या क्या मिलता है, मतलब कौन बताता है कि ये ऋग वैदिक काल के लोग ऐसे थे, सिंधु घाटी के लोग ऐसे थे, सिंधु घाटी के लोग यहाँ पर रहते थे, यहाँ व्यापार करते थे, ये चीजें पहनते थे, ये कौन बताता है? दो तरीका से मिलता है। एक तो लिखित है, तो सिंधु घाटी में कोई लिखित बात मिला ही नहीं है, मिला है मोहर और मिला है लिखित बात, लेकिन कोई पढ़ा ही नहीं। तो उस लिखित बात का क्या महत्व है? जब हम कुछ लिखते हैं और कोई पढ़ ही नहीं सकता है तो लिखने का फायदा क्या हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ पुरातात्विक स्रोत मिले। स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक साहित्यिक, एक पुरातात्विक। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पुरातात्विक साहित्य मिले हैं और साहित्यिक भी मिले हैं, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा चुका है। साहित्य का मतलब लिखा हुआ, जैसे वैदिक काल में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये उसके बाद फिर उपनिषद, ये सब तो उत्तर वैदिक काल में मिला उपनिषद, ये सब इस सब की रचना हुई, तो उससे वैदिक काल के बारे में बहुत बढ़िया से पता चल जाता है। तो ये सब साहित्यिक स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगर ये स्रोत के बारे में देखना है तो ये चैप्टर नंबर 2 देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छा से इसके बारे में हम बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल के विशेषताओं का वर्णन करें। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल के जो विशेषता हैं उसके बारे में वर्णन करें। या क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल के सांस्कृतिक या सभ्यता, सांस्कृतिक जीवन के बारे में वर्णन करें। तो वैदिक काल पढ़ाए हैं तो उसमें बहुत अच्छा से हम क्या किए हैं, ये वैदिक काल के बारे में बहुत अच्छा से हम बताए हैं। ऋग वैदिक काल के बारे में, उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में। शुरुआती वैदिक काल कौन था? वैदिक काल का शुरुआती दौर कौन था? ऋग वैदिक काल। बाद वाला उत्तर वैदिक काल। शुरू में किस वेद की रचना हुई थी? ऋग वेद की, इसलिए उसको ऋग वैदिक काल कहते हैं। बाद में तीनों वेद की रचना हुई थी, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो इसलिए उसको उत्तर वेद कहते हैं। इसको बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं। तो ये हो गया, ये इतना ही क्वेश्चन था। इसको अगर देखना है तो ये वैदिक काल वाला चैप्टर में पढ़ा है, और वैदिक काल चैप्टर नंबर 5 है, तो उसमें आप देख सकते हैं। ये अब इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगले भाग में करेंगे। हमें लगता है कि इतना बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसको क्या करना है, इसका आंसर लिखकर आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वहां पर भेजना। हम चेक करके बताएंगे कितना सही है, क्या है, कैसे लिखना चाहिए, कैसे अच्छा से लिखना चाहिए। और ये लिखने से आपको होगा कि नोट्स भी बन जाएगा और लिखने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। आगे वाला क्वेश्चन अगले भाग में करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।